नमस्कार, मैं अंजू शर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ क्षितिज किताब का दूसरा पार्ट लेकर। दूसरे पार्ट का नाम है ल्हासा की ओर। ल्हासा तिब्बत की राजधानी है और इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन। राहुल जी का जन्म 1893 में यूपी में हुआ। इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी, करीब 150 के लगभग, जिनमें उपन्यास, यात्रा वृत्तांत आदि है। यात्रा वृत्तांत जब लेखक ने यात्राएं की, वहाँ के उस जगह के अपने अनुभव के बारे में, वहाँ की स्थितियों के बारे में उसने सब कुछ बताया। वैसा ही यह भी एक यात्रा वृत्तांत है। जब लेखक अपनी यात्रा के दौरान तिब्बत गया तो वहाँ उनके क्या क्या अनुभव हुए, कैसी उन्होंने परिस्थितियाँ देखी और क्या क्या किया वहाँ जाकर के, उसी के बारे में। 1930 में लेखक बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया और उस धर्म को बारीकी से जानने के लिए उन्होंने तिब्बत जाने का निश्चय कर लिया। अपने बौद्ध भिक्षु मित्र सुमति के साथ उन्होंने वहां जाने की योजना बनाई। जैसे कि 1930 की बात है तो यहाँ पर आज़ादी नहीं थी। भारत जो था वो गुलाम था और तिब्बत में भारतीयों के आने पर मनाही थी। कोई भी भारतीय वहां एंटर नहीं हो सकता था। लेकिन अब लेखक को तो जाना था। लेखक अपने मित्र के साथ वहां जाने के लिए तत्पर था। अब उन्होंने क्या किया कि छद्म वेश में वहां जाने की योजना बनाई। छद्म वेश वो होता है जब व्यक्ति अपनी पहचान छिपाने के लिए दूसरा रूप धारण कर लेता है। उन्होंने एक भिखमंगे का रूप अपनाया। भिखमंगे के वेश में दोनों मित्र सुमति और लेखक चल पड़े तिब्बत की यात्रा पर। वो लोग नेपाल के रास्ते तिब्बत की यात्रा पर गए। ये रास्ता व्यापारिक होने के साथ साथ सैनिक रास्ता भी था। काफ़ी समय पहले चीनी सैनिक वहाँ पर अपनी छावनियाँ, किले बनाकर रहते थे। अब तो वो सैनिक वहाँ पर नहीं हैं, लेकिन तिब्बती लोगों ने वहाँ उन छावनियों में, उन किलों में अपने घर बना लिए थे। तिब्बत का समाज उस समय बहुत खुले विचारों का समाज था। उस समय पर्दा प्रथा, जाति प्रथा और छुआछूत की भावना वहाँ पर नहीं थी। दोनों मित्र ऐसे ही एक घर में चाय पीने के लिए रुक गए। तिब्बती चाय हमारी चाय से थोड़ी अलग होती है। उनकी चाय में दूध की जगह नमक, सोडा और मक्खन पड़ता है। यदि यात्री को ये जरा सा भी डाउट हो, शंका हो कि उनका मक्खन चुरा लिया जाएगा, तो वो स्वयं भी उस घर के अंदर जाकर खुद चाय बना सकते हैं या उस घर की बहू या सास किसी को भी बोल सकते हैं। तो दोनों ने वहाँ पर चाय का आनंद लिया और वहाँ से आगे थोंगला की ओर वो लोग रवाना हुए। वहाँ पहुँचने पर उन्हें बहुत अच्छा स्थान रहने के लिए मिला। क्यों? क्योंकि सुमति के वहाँ पर बहुत से यजमान थे और वो लोग समय से पहुँच गए थे। हालांकि भिखमंगे के वेश में थे, लेकिन फिर भी जगह रहने के लिए अच्छी मिल गई सुमति के कारण। उसके बाद 5 सालों के बाद जब वो लोग वापस आए थे, तब उन्हें स्थान नहीं मिला था रहने के लिए। हालांकि उस समय वो सूट बूट अच्छी तरह से तैयार थे, भद्र वेश में थे, लेकिन फिर भी नहीं मिला था। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो लोग देरी से पहुंचे थे शाम को, और शाम को वहाँ के लोग छंग पीकर मदहोश होते हैं। छंग एक प्रकार का नशीला पदार्थ है जिसे पीकर इंसान अपने होश में नहीं होता। वो नहीं जान पाता कि क्या बात सही है और क्या नहीं है। तो उन्हें भद्र वेश में भी उस समय अच्छा स्थान रहने के लिए नहीं मिला था। डांडा बहुत ही खतरनाक स्थान माना जाता है। वो डाकुओं के रहने के लिए बहुत सुरक्षित स्थान है, लेकिन आम आदमी के लिए नहीं। डाकू हर समय वहाँ पर हथियार लेकर के चले रहते थे। यात्रियों को
वो लोग पहले मार देते, उसके बाद लूटते थे। ये नहीं देखते थे कि उनके पास क्या है क्या नहीं। इसी तरह से उन्हें, हमारे जो लेखक हैं वो भिखमंगे के वेश में थे चूंकि, तो उन्हें लूटने का इतना डर नहीं था। जहाँ से भी रास्ते से वो किसी भी डाकू जैसे दिखने वाले आदमी को देखते तो टोपी उतार कर मांगना शुरू कर देते थे। आगे लंगकोर की चढ़ाई देखकर लेखक बहुत डर गया। लेखक को लगा कि ये तो बहुत चढ़ाई है, पैदल तो पार नहीं हो सकेगी। उन्होंने अपने मित्र से कहा, सुमति से, कि इस चढ़ाई के लिए 2 घोड़ों का प्रबंध कर दिया जाए। हम अगले दिन घोड़ों पर वहां जाएंगे। अगले दिन दोनों मित्र घोड़ों पर अपने साथियों के साथ चल पड़े। रास्ता बहुत दुर्गम था, बहुत सी कठिनाइयाँ आई, लेकिन जब वो ऊपर जाकर के पहुँचे 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर, तो वहाँ का नज़ारा बहुत ही अद्भुत था। एक तरफ हिमालय के बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ ही चोटियाँ, और दूसरी तरफ बिल्कुल प्लेन इलाका, हरियाली सी थी वहाँ पर। बहुत ही अद्भुत नज़ारा था वहाँ का। वहाँ पहुँचकर दोनों की थकान उतर गई। कुछ समय वहाँ विश्राम करने के बाद, घूमने के बाद वो लोग वापस चल पड़े। वापस आती बार जो लेखक का घोड़ा था वो थोड़ा सुस्त हो गया। लेखक ने सोचा कि शायद चढ़ाई के कारण घोड़ा थक गया है। उसने उसे मारा नहीं और धीरे धीरे चलता रहा। आगे बढ़ते गए। जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी साथी वहाँ पर नहीं था। कुछ आगे जाने पर रास्ता अपरिचित सा नजर आया, तो उन्हें लगा कि शायद रास्ता भटक गए हैं। आसपास पूछा तो बड़ी मुश्किल से पूछकर वो वापस सही रास्ते पर आए। जब वापस आए, आगे सुमति उनका इंतजार कर रहा था। सुमति उसे देखकर बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि उन्हें पहुंचने के लिए देर हो रही थी और शाम भी हो रही थी। लेकिन लेखक ने अपना जो पूरा दोष था वो घोड़े के ऊपर डाल दिया। सुमति से कहा कि मेरी गलती नहीं है मित्र, ये तो घोड़े की गलती है, क्योंकि घोड़ा इतना सुस्त था और रास्ता भटक गया, मैं क्या करता। अब दोनों मित्र वहां से आगे टिंगरी की ओर उन लोगों ने प्रस्थान किया। टिंगरी में लेखक के और सुमति के बहुत से यजमान थे। सुमति वहां पर उन लोगों को कपड़े से चीरी हुई बत्तियों के गंडे बांटते थे। कपड़े के छोटे छोटे पीस काटे गए और उनके ऊपर बौद्ध मंत्र लिखे होते थे। इनकी उन लोगों के बीच में बहुत आस्था थी कि उसकी वजह से पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो वो बांट रहे थे वहाँ पर। वहाँ सुमति ने उन्हें जब सभी लोगों को वो बांट दिए और जब ख़त्म होने लगे, आसपास के गाँवों में वो जाना चाहते थे, लेकिन लेखक को लगा कि अगर पास के गाँवों में ये चले गए तो मैं तो अकेला पड़ जाऊंगा और उन्हें वहाँ पर बहुत समय लग सकता था। लेखक ने उन्हें मना कर दिया कि आप आसपास की जगह पर ना जाइए और हम ल्हासा वापस चलते हैं, मैं वहाँ पहुँचने पर आपको कुछ रुपए दूंगा। सुमति इस बात के लिए मान गए। वो वहाँ से चले शेखर विहार की तरफ। तिब्बत में उस समय जो ज़मीनें थी वहाँ की, वो जागीरदारों में बंटी होती थी और उसकी देखरेख करने के लिए एक बौद्ध भिक्षु को रखा जाता था। उस बौद्ध भिक्षु की मान्यता वहाँ पर किसी राजा से कम नहीं होती थी। ऐसे ही शेखर विहार की जो जागीरदार थी, जो ज़मीनें थी, वहाँ के जो मालिक बनाए गए थे वो थे भिक्षु नमसे। नमसे बहुत ही भद्र पुरुष थे। जब दोनों सुमति और लेखक नमसे के पास पहुँचे शेखर विहार में, तो नमसे ने उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया, भद्र व्यवहार किया, क्योंकि हालांकि वो उनके साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए जरूरी नहीं था, क्योंकि वो तो भिखमंगे के वेश में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। जब सुमति ने और लेखक ने वहाँ पर देखा कि वहाँ बौद्ध धर्म की बहुत सी पुस्तकें पड़ी थी, कोई 103 पुस्तकें वहाँ पर थी, तो उन्हें देखकर लेखक के मन में उन्हें पढ़ने का विचार आया।
अब साथ में सुमति को तो वो ले गए थे, लेकिन अब उसे भेजें कैसे? उन्होंने सुमति से कहा कि आप आसपास के गांवों में जाइए और जो गंडे बचे हैं, जो ताबीज बचे हैं, उन्हें वहां बांट आइए, तब तक मैं ये पुस्तकें पढ़ लेता हूँ। उन्होंने सुमति को वहां से भेज दिया और खुद उस विहार में बैठकर उन पुस्तकों को पढ़ने लगे। कुछ दिन तक उन पुस्तकों को पढ़ा, बौद्ध धर्म के बारे में जाना, और उसके बाद अंत में जब सुमति गंडे दे कर के वापिस जब विहार में आए तो उन्होंने अपना अपना सामान पीठ पर लादा और वापिस अपने घर की तरफ नमसे से विदा लेकर वो चल पड़े। नमस्कार। नमस्कार, मैं अंजू शर्मा क्षितिज किताब का एक और पाठ लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज का हमारा पाठ है सांवले सपनों की याद। यह एक संस्मरण है। इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में बिहार में हुआ। उन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी। वो अंग्रेजी और साहित्य के प्राध्यापक रहे। उनकी रचनाओं में उपन्यास, कहानियाँ और संस्मरण इत्यादि हैं। ये संस्मरण लेखक की डायरी से लिया गया है, मशहूर पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली के जीवन से संबंधित। संस्मरण उसे कहते हैं जब स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति या विषय के बारे में कोई लेख लिखा हो। 1987 में जब सालिम अली की मृत्यु हुई तो लेखक को बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने अपने भावों की, अपने मन के विचारों की अभिव्यक्ति इस पाठ में की है। सालिम अली पक्षियों के लिए अपनी जी जान से मेहनत करते थे। उनके बारे में अर्थपूर्ण खोज के नतीजे लेकर के सामने आते थे। सांवले सपनों की याद। सपनों के साथ सांवले शब्द लेखक के मन के दुख के भाव को प्रकट करता है। ये वो सपने थे जो कभी सालिम अली ने पक्षियों के प्रति देखे और आज उनकी शव यात्रा के साथ ये सभी सपने दफन होने जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सपनों का एक हुजूम मौत की वादी की तरफ बढ़ता जा रहा है। उनकी शव यात्रा में बहुत लोग सम्मिलित थे और उसे देखकर ये लग रहा था जैसे कोई पक्षी अपने जीवन का आखिरी गीत गाकर पलायन कर रहा हो। उसे अपनी जिंदगी का, अपने दिल का धड़कन या हरारत देकर भी जीवित नहीं किया जा सकता। जब कोई चला जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। जो सपने हमें दुख देते हैं उन्हें ही सांवले सपने कहा गया। सालिम अली पक्षियों के बारे में कहा करते थे कि प्रकृति और पक्षियों को मनुष्य की नज़रों से देखना उसकी सबसे बड़ी भूल है। क्या प्रकृति को देखकर मन में वो रोमांच उभर कर आता है? यदि हम मनुष्य की तरह से सोचें, नहीं आता। वो एक मिथक के रूप में इस उबड़ खाबड़ जमीन पर उभरे थे सालिम अली। सुनते ही उनका नाम पक्षियों की याद हो आती है। ठीक उसी तरह से जिस प्रकार वृंदावन का नाम सुनकर कृष्णा की याद हो जाती है। बहुत समय पहले कृष्णा ने कब वहाँ पर मटकी फोड़ी, कब वहाँ की गलियों में रास रचाया और अपनी बांसुरी की धुन पर सबको दीवाना बनाया, ये बात कोई नहीं जानता। लेकिन आज भी जब वृंदावन का नाम आता है तो लगता है कि उन गलियों में उस सांवले जमुना जी के किनारे बैठकर न जाने कब कान्हा जी अपनी मुरली की धुन बजाते हुए वहाँ पर चले आएं और सबके पांव वहीं पर थम जाएं। ये कोई नहीं जानता। यह सब केवल एक मिथक है। उसी प्रकार जो हमारे सालिम अली हैं, उनका जो व्यक्तित्व था इसी तरह का था। वो एक दुबले पतले थे और मरियल से थे, क्योंकि यात्राओं के बारे में उन्हें बार बार जगह जगह घूमना पड़ता था। घूमते घूमते उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था और ऊपर से उन्हें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी
यही बीमारी उनकी मौत का कारण बने। उनकी पत्नी उनका बहुत ध्यान रखती थी, तहमीना उसका नाम था और वो उनकी सहपाठिका भी थी। अपनी बीमारी के कारण वो अपनी क्षति पूरी नहीं कर पाए। क्षति होता है 100 वर्ष। 100 वर्ष पूरे होने से कुछ ही समय पहले उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें बर्ड वॉचर भी कहा जाता था। बर्ड वॉचर वो होता है जब पक्षियों के बारे में, उनकी अलग अलग प्रजाति के बारे में सूक्ष्मता से गहन अध्ययन किया जाता है, उनके ऊपर रिसर्च की जाती है और अलग अलग खोज की जाती है, उसको बोलते हैं बर्ड वॉचर। तो उनके बर्ड वॉचर बनने के पीछे अली के बचपन की एक घटना थी। अब वो घटना ये थी कि उनके मामा ने उन्हें एक एयरगन लाकर दी, गिफ्ट दिया उनको। अब गिफ्ट पाकर तो सभी खुश हो जाते हैं। उस गिफ्ट को लेकर अली भी बहुत उत्साहित थे। उन्होंने अपने छत पर बैठी हुई गौरैया, चिड़ियाँ जब बैठती हैं तो उनके ऊपर निशाना साध दिया। निशाना जब साधा तो एक गौरैया घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी और वो गौरैया इतनी घायल हो गई कि उसके पीड़ा को देखकर अली के मन में कोमल भाव जागृत हो उठे। उन्हें बहुत दुख हुआ उसको देख करके, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी तीमारदारी की, उसका इलाज किया और उसे अपने साथ उसी घर में रखा। नीलकंठ की उस गौरैया की पीड़ा के कारण उनके जीवन का ध्येय बदल गया और वो उस दिन के बाद पक्षी प्रेमी बन गए और पूरी उम्र वही बने रहे। गौरैया की जो उनकी पक्षी प्रेमी बनने की ये घटना थी, इस बात का जिक्र उन्होंने अपने आत्मकथा फॉल ऑफ स्पैरो उसमें भी किया है। लेखक को अंग्रेजी उपन्यासकार लॉरेंस की याद आ जाती है अली को देखकर, क्योंकि वो भी प्रकृति प्रेमी थे। दोनों नैसर्गिक जिंदगी का एक दूसरे का हिस्सा थे। अली पक्षी प्रेमी थे और लॉरेंस प्रकृति प्रेमी थे। जब लॉरेंस की मृत्यु हुई, पत्रकारों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से पूछा कि लॉरेंस के बारे में कुछ बातें बताइए। अब फ्रीडा बताने को तो बहुत कुछ बता सकती थी, लेकिन उसने केवल 2 ही बातें कही कि मुझसे ज़्यादा अधिक लॉरेंस के बारे में हमारे छत पर बैठी हुई गौरैया जानती है। वो बहुत प्रकृति प्रेमी थे। उसने ज़्यादा कुछ भी नहीं कहा। इस बात से पता चलता है कि लॉरेंस कितने प्रकृति प्रेमी थे। छत पर बैठी हुई चिड़ियों का शोर सुनकर, उनका कलरव सुनकर उन्हें पोइम्स, अपना साहित्य लिखने की प्रेरणा मिलती थी। इसी प्रेरणा के साथ उनका कहना था कि जो मनुष्य है वो एक उखड़े हुए पेड़ की तरह है जिसकी शाखाएं हवा में लटक रही हैं। अर्थात हमें प्रकृति की तरफ लौटना चाहिए, प्रकृति को बचाने के लिए कुछ काम करना चाहिए। सालिम अली पूरे इस पक्षी जगत में, पूरे जगत में एक सागर बनकर उभरे। एक टापू नहीं, एक सागर बनकर उभरे थे, क्योंकि टापू की तो फिर भी सीमाएं होती हैं, लेकिन सागर की कोई सीमा नहीं होती, वो सब तरह बहता है। अब प्रकृति के सिलसिले के बारे में वो चौधरी चरण सिंह, जो हमारे उस समय प्रधानमंत्री थे, उनसे मिले। उनसे मिलने के लिए जब वो गए और केरल साइलेंट वैली को बचाने की उन्होंने उनसे गुजारिश की, उन्होंने बताया कि अगर रेगिस्तानी तूफान से केरल की साइलेंट वैली को नहीं बचाया जाएगा, उसके कुछ उपाय नहीं किए जाएंगे तो वो उजड़ जाएगी। इसका प्रभाव पशुओं के ऊपर पड़ेगा, पक्षियों के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि पक्षी वहाँ आएंगे नहीं, पशु भी वहाँ से दूर चले जाएंगे, पूरी की पूरी वैली उजड़ जाएगी। ये बातें सुनकर चौधरी जी के आंखें नम हो आई, क्योंकि वो मिट्टी से जुड़े हुए नेता थे। वो जानते थे कि मिट्टी पर पड़ने वाली बारिश की एक पहली बूंद का असर क्या होता है। उनकी आंखें नम हुई और उन्होंने इसके बारे में अली को आश्वासन दिया। आज चौधरी साहब नहीं हैं, सालिम अली भी नहीं है,
क्योंकि जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता। कौन है जो पक्षियों की वकालत करेगा? इन्हीं प्रश्नों को सोचकर लेखक की आंखें नम हैं और जो पक्षी प्रेमी हैं वो आज भी ये बात भूल जाते हैं कि सालिम अली लौटकर नहीं आ सकते। तो ये था अब तक का हमारा सफ़र सांवले सपनों की याद। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।